स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन। अच्छा, ये भी एक आपको ये बता दूं कि ये भी, जैसा कि आपको ये रिएक्शन का नाम ही बता रहा है, ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि इसमें क्या होता है, पूरा रिएजेंट ऐड हो जाता है। अब एडिशन ऑफ वाटर चूँकि एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। ठीक है, जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है और अगर जो दूसरा सबस्ट्रेट भी अनसिमेट्रिकल होता है तो उसमें एडिशन जो है मार्कोनी का रूल के तहत होती है। ठीक है, अगर वाटर एक ऐसे अल्काइन के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि सिमेट्रिकल है, तब तो मार्कोनी का रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वाटर एक ऐसे जो है अल्काइन के साथ रिएक्ट कर रहा है जो अनसिमेट्रिकल है, तब एडिशन जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल के तहत होगी। ठीक है, तो यही हम पढ़ लेते हैं। वाटर एड्स टू अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट डिजॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। द रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या होता है, इथाइन, वही बात है, वाटर जैसे मैंने आपको पहले बता दी, ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स हैं, नेगेटिव चार्ज सेंटर्स हैं। ठीक है, और ये जो हमने एल्काइन दिया इथाइन, ये एक सिमेट्रिकल अल्काइन है। ठीक है, अब इसमें ऐड होगा, इसमें अच्छा इस केस में क्या होगा, मर्क्यूरिक सल्फेट लेंगे जो डिजॉल्व होगा सल्फ्यूरिक एसिड पे। ठीक है, और एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाला टेम्परेचर आप रखेंगे। ठीक है, तो इसमें चूँकि आपका जो अल्काइन है ये जो है ये सिमेट्रिकल है, इसलिए इसमें इस केस में मार्कोनी का फ़िलहाल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई और अल्काइन होता जो अनसिमेट्रिकल होता तो तब मार्कोनी का रूल के तहत ही एडिशन होती। ठीक है, लेकिन हाँ, ऑल्दो द वाटर जो कैसे होगा, वही बात है, जैसे कोई भी रिएजेंट ऐड होता है तो जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करता है, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक करता है तो उसके नतीजे में 2 सिग्मा बॉन्ड्स उन दोनों कार्बन आइटम्स के ऊपर बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि ये आपने ले लिया, पाई बॉन्ड ब्रेकेज से क्या होता है, दोनों कार्बन आइटम के ऊपर सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, एक के ऊपर जाके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक के ऊपर OH, और इन दोनों के साथ कार्बन आइटम का सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ये देखें, तो ये देखें, ये आपका जब आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो बॉन्ड ब्रेकिंग के नतीजे में H2C डबल बॉन्ड CH OH बन गया। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। एक के साथ जाके हाइड्रोजन ऐड हो गया था और एक के साथ जाके OH ग्रुप अटैच हो गया, दिस इज़ कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। इसको विनाइल अल्कोहल क्यों कहेंगे? अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें OH ग्रुप जो है कार्बन के साथ अटैच है। अच्छा, लेकिन इसको विनाइल अल्कोहल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कि डबली बॉन्डेड है, और इसी वजह से हम इसको विनाइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, आपसे ये जो इन्होंने ये बताया विनाइल अल्कोहल एक अनस्टेबल इनोल है। ये इनोल क्या है ये भी आपको नेक्स्ट लाइन में बता देते हैं। वही वाली बात है जैसे मैंने आपको बता दी, इनोल में क्या होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होता है, तो उसको हम इनोल भी कहते हैं। ठीक है, और इनोल इसलिए कहा क्योंकि इस ओल का लफ्ज़ जो होता है ना वो हमेशा अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होता है। इन का मतलब है कि एक ऐसे कार्बन के साथ जो है वो अटैच है OH ग्रुप जो कि डबली बॉन्डेड है, इनोल। ये बात समझ आई, ओल ग्रुप स्टैंड फॉर अल्कोहल, और इन का मतलब है कि अल्कोहलिक ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कि डबली बॉन्डेड है। ये बात समझ आ गई। सो विनाइल अल्कोहल इज़ एन अनस्टेबल इनोल। जो ये आपके पास जो विनाइल अल्कोहल नज़र आ रहा है ये एक अनस्टेबल इनोल है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अनस्टेबल का मतलब है कि ये बन तो जाता है लेकिन ये रहता नहीं है ज़्यादातर से, और फ़ौरन ही इसका स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है और इसमें रीअरेंजमेंट होती है और एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है। ये बात समझ आइए। तो अनस्टेबिलिटी का आपने पहले ही बताया था, जैसे आपके ओजोनोलिसिस में आपके पास मोनो ओजोनाइड बना था, अगर आपको याद हो, तो बन तो गया था लेकिन वो इतना अनस्टेबल था कि उसमें रीअरेंजमेंट हो गई थी। तो इस तरह विनाइल अल्कोहल इज़ एन अनस्टेबल इनोल। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में आपको इनोल के बारे में बताया, इनोल हैज़ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू अ डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम। ठीक है, अच्छा, ये अनस्टेबल का रिजल्ट ये होगा कि फ़ौरन ये जो विनाइल अल्कोहल है इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में। अब एक बात याद रखें कि सारे अल्काइंस जो हैं वो जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तब वो एसिटल्डिहाइड नहीं बनेंगे। सिर्फ इथाइन एक वाहिद अल्काइन है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके रिजल्टेंटली एसिटल्डिहाइड बनाएंगे। बाकी जितने भी अल्काइन होंगे वो जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेंगे वो कोई ना कोई कीटोन बनाएंगे। ठीक है, अब इस बात को आगे हम समझते हैं कैसे आइसोमराइजेशन होगी। यही वाला स्ट्रक्चर, ये जो आपके पास विनाइल अल्कोहल का, इसको ज़रा एक्सटेंड करके इन्होंने इस तरह दिखाया हुआ है। ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको इधर करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इधर क्या होगा ये ज़रा आप समझ लें।
आपको मैंने दो तरह की क्लीवेज बताई है बॉन्ड की, एक होती है होमोलिटिक क्लीवेज और एक होती है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में ये होता है कि जैसे ही कोई बॉन्ड ब्रेक करता है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में ये होता है कि जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के, वो एक के पास कंप्लीटली चले जाते हैं और एक बिल्कुल कंप्लीटली डिप्राइव हो जाता है। अब क्या होता है कि इसमें ये होगा एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज जो कि ऊपर वाले बॉन्ड में। अब ये बॉन्ड होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन एटम है ये विदाउट इलेक्ट्रॉन होगा और ये ऑक्सीजन के पास अपना भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन, यानी इस ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब जब इस ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो वाला ऑक्सीजन एटम, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वही होता है ना कि जिसमें म्यूचुअली शेयर्ड पेयर जो होता है वो सिर्फ एक एटम देता है। अच्छा, डोनेट एक करेगा लेकिन जो बॉन्ड होता है वो दोनों के दरमियान म्यूचुअली शेयर होता है। चलिए ठीक है, अब इसने बॉन्ड बना दिया, लेकिन कार्बन की तो जो है वो आपको पता है कि क्या वैलेंसी थी, कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब अगर ये वाले कार्बन की बात हो रही है ये वाला कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बनाता है और 2 इसके साथ बनाता है, तो ये तो इसके ज़्यादा हो गए ना बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड्स हो गए, लेकिन कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाते हैं। 5 बॉन्ड का मतलब है कार्बन की तो ऑक्टेट में इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10। तो फिर इसलिए इसका नतीजा ये होगा कि ये वाला जो पाई बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड, ये ब्रेक कर जाएगा और ये वाली ब्रेकेज भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, यानी इसके नतीजे में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे पाई बॉन्ड के, ये इस कार्बन एटम के पास आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो कार्बन एटम है इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये वाला कार्बन जिसके पास एक पूरा लोन पेयर मौजूद है ना, तो ये जो है यहाँ से जो हाइड्रोजन निकली थी ना, यहाँ से इसके साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड में सिर्फ फर्क जो है बनने का होता है, मेकिंग का होता है डिफरेंस, के उस जो आम बॉन्ड है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स एक देते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट में जो पूरा लोन पेयर वो एक एटम देता है, लेकिन जब बन जाता है तो दोनों केसेस में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो म्यूचुअली शेयर होता है। बहरहाल ये कार्बन जो है इस हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आपके पास ये आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड। ऑल अदर अल्काइंस गिव कीटोन। सिर्फ आप बेशक करके भी देख ले बाकियों के साथ इक्वेशन, सिर्फ अल्काइन वाहिद वो होगा, इथाइन वाहिद अल्काइन है जो कि एसिटल्डिहाइड देगा। बाकी जितने भी आप अल्काइन लेंगे, इसके अलावा जितने लेट्स सपोज प्रोपाइन, ब्यूटाइन, सो ऑन, जो भी लेंगे उसका नतीजा जो है वो एसिटल्डिहाइड नहीं होगा, बल्कि उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो कीटोन होगी। तो ये नेक्स्ट हम पेज पे रिएक्शन स्टडी कर लेते हैं। ये आपके पास अभी जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्रोपाइन है प्लस वाटर, HCSO मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4। इसी तरह जाहिर बात आपने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, ये जो है अच्छा ये जो पर्टिकुलर ये जो आपके पास अल्काइन है ये एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। बात समझ आ गई। अब अनसिमेट्रिक क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। अब वाटर भी आपको पता है एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अब क्या होगा, इसका जो वाटर का नेगेटिव हिस्सा यानी OH इसके पास जाके अटैच होगा और जो पॉजिटिव हिस्सा है इसके साथ, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, CH3 COH C डबल बॉन्ड OH2। अब वही उसी तरह रीअरेंजमेंट होगी जैसे पहले हुई थी, यानी कि ये वाला बॉन्ड आपको पता है, ये वाला बॉन्ड जो है पिछले में हमने क्या पढ़ा था कि ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, इसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये वाले ये ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, इस ऑक्सीजन को। फिर ये ऑक्सीजन जो है ये इस कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। पहले तो देखें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे जो कि फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और उसी के साथ ये पाई बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड, ये ब्रेक होकर उसके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले जाएंगे। फिर ये वाला कार्बन जो होगा, अब ये देखें पहले तो इस ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, अब ये वाला कार्बन यहाँ से जो हाइड्रोजन निकली है विदाउट इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जिसे एसीटोन या कीटोन भी कहते हैं।